The 26/11 26/11 और उसने पीछे से उनको गोली मारी। were absolutely none. लाइव टेलीकास्ट दे जा रहे हैं, वहाँ चल रहा है, तो वो लोकेशन दुश्मन को पता चल रही है और वो उसका इस्तेमाल करके दे आर पिन पॉइंटेडली यूजिंग दैट। थोड़ी फटती तो है क्या अभी हमारी इंडियन आर्मी से, या फिर ऐसे कोई रैंडम टेररिस्ट अटैक करने से? पाकिस्तान इज लाइक अ पॉन, प्यादा है। चाइना को कंट्रोल चाहिए, बिकॉज चाइना के पास इस दिशा में आने के लिए पोर्ट्स कोई नहीं है। आपके नज़र से कितने फैक्चुअल चीज़ें इस मूवी में बोथ द पार्ट्स में दिखाई गई है, गुड बैड अगली? फैक्ट तो है, बिकॉज जैसे उनके लोग यहाँ आकर के तहलका मचाते हैं, हमारे भी तो कर सकते हैं ना। अगर इस माइक को लेकर मैं नीचे जनरल पब्लिक में चले जाऊँ और 100 लोगों को पूछूं कि क्या इंडिया को जंग लड़नी चाहिए, तो 100 में से 50 लोग कहेंगे कि हाँ जंग लड़नी चाहिए। उस जंग का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, कैसे बजट्स डिसाइड किया जाता है और एक सोल्जर का माइंडसेट कैसे होता है बिफोर अ वॉर, इसके बारे में हम सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजिबल कॉस्ट टू अ वॉर, बट व्हाट आर द इनविजिबल कॉस्ट ऑफ अ वॉर, आज हम उसके बारे में जानेंगे। मेरे इस पॉडकास्ट का नाम है ऑफ द स्क्रिप्ट विद आशीष, एंड आई हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट, अ पर्सन हु हैज़ डेडिकेटेड 30 years ऑफ हिज लाइफ to the Indian Army. Ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome Army veteran Colonel Milind Gokte. Thank you so much, sir, for having this discussion on the podcast. No, it's my pleasure, sir. Thank you so much. It's going to be a long podcast. बहुत सारे सवाल मेरे दिल और दिमाग में हैं और मैं चाहूँगा कि आज जब ये मुझे मौका मिला है तो सारे सवाल आपसे कर लूँ। कोशिश करेंगे। तो सर, हम बहुत आसानी से बोल देते हैं भारत माता की जय विथ ऑल आवर हार्ट, यू नो, व्हेनेवर देयर इज़ अ क्रिकेट मैच या फिर ऑपरेशन सिंदूर या कोई वॉर सिचुएशन में इंडिया होती है तो जज्बात सारे निकल जाते हैं, लेकिन भारत माता की जय की कथनी में और करनी में फ्रॉम एन इंडियन आर्मी और फ्रॉम एन आर्म्ड फोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू कितना फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि 50 लोग बोल देंगे कि हाँ वॉर होनी चाहिए। यस। उनको से कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखी नहीं है वॉर क्या होती है। किसी भी सैनिक को पूछो कि डज ही रियली वांट टू फाइट और किल समवन? नो सोल्जर वांट्स टू किल एनीबॉडी। करेक्ट। सोल्जर्स को मालूम है वॉर की कॉस्ट क्या है। खैर 4 जानें चलेगी, 50,000 खर्च हो गए, 2 करोड़ खर्च हो गए, बट उसके बाद जो घर में होता है, जो सोल्जर के घर में होता है, या जो ओवरऑल सोसाइटी पर असर पड़ता है, वो कोई देखना नहीं चाहता उस वक्त। करेक्ट। जज्बात, जैसे आपने कहा कि हम थोड़े जज्बाती लोग हैं शुरू से एज अ पीपल, तो हम थोड़ा इमोशंस के बहकावे में आते हैं और अक्सर ऐसा कुछ कर जाते हैं। बाद में सोचते हैं कि काश ऐसा न किया होता। तो ये जो इनविजिबल कॉस्ट है, ये बहुत कम लोग इसके बारे में सोचना चाहते हैं। करेक्ट। इस टॉपिक को लेकर के बहुत कम बात छिड़ती है। तभी छिड़ती है जब जैसे कोई किसी का बलिदान हो गया, कोई वीर गति प्राप्त हो गया, तब जाकर सडनली सबको उसके घर वालों की याद आती है कि अरे अभी इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। बट वही है, short memory span. For us the life goes on. Life goes but on. an army, and see, life should go on. Yeah. For a soldier, life never stops. correct. And as it's said that a soldier never dies. Soldier just fades away. Soldier should fade away. करेक्ट। करेक्ट। सर, ये हम जो वॉर को देखते हैं, एंड एट टाइम्स आई बिलीव, जैसे हमने पहले भी कहा कि वी रोमांटिसाइज वॉर्स। हम देखते हैं उसको फिल्मों में, हम देखते हैं बॉर्डर या बॉर्डर 2 या हम लक्ष्य देखते हैं, एंड वी फील सो पेट्रियाटिक कि यार मज़ा आ गया। जब हम न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो जो हमारे एंकर्स हैं चीखते चिल्लाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ दिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसमें ऐसे सारे वीडियोस आते रहते हैं। बट व्हेन यू गो टू अ वॉर, ओके, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग that a soldier thinks, or maybe an army officer thinks that this is it, this is what I was born for? What is the mindset at that time? Mindset is like, okay, I have been given a task and I need to complete that. Come what may. And task is to not lose ground. Winning, losing is part of the battle.
but not losing my ground. There could be a stalemate, but I may not be able to go across. It's okay, but I will not let anyone come in. That is Is the the first first objective. thing. Yeah. First objective is not let anyone in, and then we'll see subsequently what to do. So, and then it is like मेरा ट्रेनिंग इतने सालों का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो आज काम आएगा. जी. That's how जो it अभी is. तक मैंने जितने भी we carry out various discussions, map discussions, we call it SAND model. We create models, we discuss on that, different scenarios, different contingencies, and those we call them war games. So जितने war gaming की है हमने, वो आज शायद उसकी परीक्षा है. Correct. तो ये सोच के हम जाते हैं. और जैसा कि एनी मैनेजमेंट, आप जो सोच के जाते हैं वो अक्सर नहीं होता है. Correct. सो वो जो एक कंटिजेंसी है, वो जो एक सस्पेंस है, उसके लिए तैयार होना ज़रूरी है. Backup plan और plan B or बैकअप whatever. प्लान बी सी डी ई, सब कुछ तैयार होता है. वो जो वॉर गेमिंग के मैंने कहा था, वॉर गेमिंग में ये सारे प्लान्स डिस्कस होते हैं थ्रेडबेयर. जी. एंड कब कौन सा प्लान काम करेगा, जो प्लान कल काम किया था आज वो काम करे, ये ज़रूरी नहीं है. ये सारा एट द बैक ऑफ द माइंड होता है. Correct. और तब हम वी अप्रोच द वॉर कि वी डोंट गो विथ अ प्रिमाइस कि हम ऐसा करेंगे. वी टेक इट ईच वन स्टेप एट अ टाइम. Correct. Sir, at this point of time when this podcast has been shot, we are not at war. No. Strategically तो हम लोग नहीं है. लेकिन if and so this situation, because अभी फिलहाल the peace talks have failed, conflicts बढ़ती जा रही है, there is crisis. How ready is India to go on a multi-front war with any country or in this current situation? वी आर एट वॉर Okay. since the day we were born Correct. in 1947. And peace, if I may say, is an illusion. Okay. हम सोचते हैं कि अभी शांति है क्योंकि हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं. जी. बॉर्डर पर, सीमा पर क्या हो रहा है हमें कोई अंदाज़ा नहीं है अभी आज की तारीख में. Correct. हो सकता है वहाँ शांति हो सकता है वहाँ ऑलरेडी घमासान चल रहा हो. तो हम एक पीस के इल्यूजन में है कि अभी सब शांति है. जब अक्सर देखा गया है ऑपरेशन सिंदूर भी चला. एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. 7 तारीख से आई थिंक 17 तारीख तक 10 दिन तक आईपीएल को रोका गया था. Correct. सिंदूर वॉज नॉट स्टॉप्ड, इट वॉज सस्पेंडेड, आईपीएल कंटिन्यूड. Correct. Correct. हम सारे अगेन वी वेंट इन दैट लल कि ओके अभी शांति हो गई. बट शांति नहीं होती है. एंड वॉर इज ऑन. एंड वॉर इज नॉट ओनली बिटवीन टू से पाकिस्तान और चाइना. द वॉर इज ऑन डिफरेंट फ्रंट्स. इट इज इकोनॉमिकल फ्रंट, इट इज पॉलिटिकल फ्रंट, देर आर इंटरनल वॉर्स, देर आर रिसोर्स वॉर फॉर रिसोर्सेस. Correct. जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी एक हॉर्मोज बंद करने के बाद क्या हो रहा है, सबकी स्थिति क्या हो रही है. सो वॉर इज ऑलवेज ऑन एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एट एनी पॉइंट इन टाइम. वो दिन खत्म हो गए कि ओके अब सुबह लड़ाई शुरू करेंगे, शाम को लड़ाई बंद हो जाएगी, अपने अपने खेमे में वापस जाएंगे. अच्छा. अब वो नहीं होता है. अभी वॉर, अभी हम बैठ के हम बात कर रहे हैं, आपके हमारे सबके फ़ोन पर हो सकता है अभी भी अटैक्स चल रहे हैं. हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो भी है, वोडाफोन है या एयरटेल है या जियो, जो भी है, उनके जो बैक एंड है, उनके जो सर्वर्स हैं, उस पर कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वॉर. Correct. एंड द वॉर इज फॉर सुप्रीमेसी, टू गेन कंट्रोल एनी विच वे. मिलिट्री एंड इकोनॉमिक्स इज ओनली वन पार्ट. Correct. But are we ready for this? We are ready for it. We have always been ready for it. And that's the reason we are still there. True. And we are there as one nation. Correct. But sir, at times मुझे तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो ऑब्वियसली यू फील एक्सट्रीमली पेट्रियाटिक ड्यूरिंग दोज टाइम्स. बट मुझे इंडियन मीडिया को देखकर बहुत समय I feel that Indian media is a circus. Honestly, a lot of anchors or the host are circus. As an army veteran, how do you gauge the situation when you look at current media scenario? Media is a commercial venture. They do it for their TRPs. Their
popularity, their revenues. Facts can come in later. So they will sensitize, they not sensitize, sensationalize rather than sensitizing. And जितना sensationalize करेंगे उतना उनका मीडिया बिकेगा, उतना उनका चैनल चलेगा, उतनी उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, ऐसा उनको लगता है. आप किसी को भी पूछो आज रास्ते में कि न्यूज़ चैनल कौन सा पसंद है, वो हम सभी न्यूज़ चैनल देखते हैं फॉर एंटरटेनमेंट. हम नहीं देखते हैं मोस्ट ऑफ न्यूज़ चैनल, जैसा आपने कहा सर्कस है. हम उसमें से सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, चाहे उसमें जो भी डिस्कशन हो रहा है हम उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं. सीरियसली कोई बात करना नहीं चाहता. But how will the normal citizen or civilian know कि भाई ये जो भी परसेप्शन बिल्डिंग होता है, पाकिस्तान ने एक परसेप्शन बिल्ड किया कि हमारे इतने इतने फाइटर जेट्स गिर गए. हाउ डू सिटीजन्स एक्चुअली नो वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग? परसेप्शन मैनेजमेंट, यू करेक्टली ब्रॉट इट आउट. परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल थोड़ा सा आजकल ज़्यादा हो रहा है. कहीं भी जाओ, कोई भी फील्ड में जाओ, परसेप्शन मैनेजमेंट ही चल रहा है. प्रोडक्ट कैसा भी हो, हम उसको इस तरीके से पेश करते हैं कि खरीदने वाला आ ही जाएगा लेने के लिए. ना चाहे वो प्रोडक्ट न्यूज़ है, चाहे प्रोडक्ट पेन है, चाहे प्रोडक्ट कंप्यूटर है या कार है. हम उसको इतना अट्रैक्टिव बना देते हैं, इतना अच्छा मसाला पैक करते हैं उसको. एंड अभी हमारे अभी लड़ाई है, लड़ाई में नुकसान होगा. हवाई जहाज 2 गिरे, 4 गिरे, 6 गिरे इज इमटेरियल. गिरे हो सकते हैं, गिरे होंगे, वी डोंट नो. बट व्हाई शुड आई नो? एज अ नॉर्मल सिटीजन, डज इट रियली मैटर टू मी कि मेरे कितने हवाई जहाज गिरे या मैंने कितने हवाई जहाज गिरे? द पॉइंट इज दैट आज मैं यहाँ शांति से जी रहा हूँ बिकॉज किसी ने कुछ काम किया. और वो ऑब्जेक्टिव अपना जो था, वो हमारा आइडियली टू डिस्ट्रॉय देयर कैंप, उनके कैंप्स वो हमने अचीव कर लिया. एंड किसी भी लड़ाई में नुकसान होता है. जो आपने कहा इनविजिबल कॉस्ट, ये वो इनविजिबल कॉस्ट में ये भी आता है कि ये तो विजिबल है कि ओके हमारे 2 हवाई जहाज उन्होंने मार गिराए, पायलट्स बेल आउट करके जो भी हुआ. जैसे अभिनंदन वर्तमान का हुआ था, हमारा एक हवाई जहाज गया, ही बेल्ड आउट, ही केम बैक सेफ एंड साउंड. करेक्ट. एंड दैट वाज थैंक्स टू द सोशल मीडिया. करेक्ट. बिकॉज जो पाकिस्तान सोशल मीडिया ने उसके इतने वीडियोस अपलोड कर दिए दैट दे कुड नॉट डिनाई दैट ही एग्जिस्ट्स. अगर तो सोशल मीडिया नहीं होता, हमको पता ही नहीं चलता कि ये वो कहाँ गया. करेक्ट. जैसा पहले हो चुका है. करेक्ट. 71 की लड़ाई में ऐसे कई केसेस है जो पायलट्स पर्टिकुलरली of both the countries. Yeah, both the countries, but we are still more human. We handed over 93,000. Correct. हमारे 54 वापस नहीं आए. So the point is that सोशल मीडिया है तो अभिनंदन वर्तमान इज बैक. Correct. तो द पॉइंट इज दैट ये जो मैं कह रहा हूँ कि कितने हवाई जहाज गिरे वो अलहदा. हमारा ऑब्जेक्टिव था 3 दिन में हमने अचीव कर लिया एंड देन इट इज सस्पेंडेड. Correct. वी हैव नॉट क्लोज्ड. सर जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई में, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डेज फॉर मी ऑन रेडियो. जनरली मैं हाई एनर्जी में बात करता था एंड वी कुड नॉट गिव एनी लाइव अपडेट्स, वी कुड नॉट स्पीक अबाउट इट. और मुझे ऐसा लग रहा था कि द रेलेवेंस ऑफ दैट मीडियम इज़ जस्ट नॉट देयर. जब मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर सकता हूँ, उसके बारे में उस इमोशंस को क्रिएट ही नहीं कर सकता हूँ. नाउ देयर इज़ अ जनरल परसेप्शन दैट 26/11 में the police, the local police try to do as much as possible, but जो हमारे NSG commandos है उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई and that was one of the reasons कि थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो गया in terms of human lives. एक परसेप्शन या फिर कि एक स्टोरी ये भी है कि the flight coming from Delhi was delayed for some XYZ reasons and for a said minister क्योंकि he wanted to accompany. इस पूरे सिचुएशन में कितनी सच्चाई है? What do you know about this? ये तो फैक्ट सबको पता है दैट द मिनिस्टर वांटेड टू बी फिजिकली प्रेजेंट. द फोर्स वाज रेडी. ऑफ कोर्स फोर्स टुक सम मोर टाइम टू रीच बिकॉज फोर्स वाज स्टेशन्ड एट मानेसर व्हिच इज अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. अभी ये पूरा वाकया हो गया रात को 9, 9:30 के बाद ये शुरू हुआ. तो जब तक NSG को खबर मिली कि NSG की ज़रूरत है और वो निकले, तब तक ये पूरा जो दिल्ली जयपुर से आने वाला ट्रैफिक जो दिल्ली के नॉर्थ जाता है बियॉन्ड दिल्ली,
वो सारा ट्रैफिक दिल्ली के थ्रू निकल रहा था। उसमें बहुत सारे ट्रक्स, ट्रेलर्स, हेवी व्हीकल्स, वेरी हेवी व्हीकल्स। तो उसमें एनएसजी के जो फोर्स है उसकी जो मूवमेंट थी फ्रॉम मानेसर टू एयरपोर्ट दिल्ली वाज हैम्पर्ड। उसकी रुकावट की वजह से उनको आने में थोड़ी देर ज़्यादा लग गई, और ऊपर से फिर मिनिस्टर ने बोला कि मैं जाऊँगा, होम मिनिस्टर हैं, उनको ये था कि वो उनका मदर स्टेट है महाराष्ट्र। He wanted to be there. He insisted that I would like to be there. He was requested to let go and he can follow later. He said, no, I would like to go with the force. This is how it happened. And well, we lost some precious time in that. So that's a fact. That's a fact. It's a fact. It's a fact. It could have been avoided. I mean, that time delay could have been avoided. That's what अभी हो गया. Correct. Was this NSG's first ever combat since its formation, which was 26/11 in terms of the strategy, because it was a large scale operation. ये कोई ऐसा नहीं था कि घुसे और एक घंटे में बाहर आ गए. How was NSG used prior to the 26/11, or was this the biggest situation to handle? This was the biggest so far. In multiple places, multiple teams, and multiple terrorists. But now are we better placed in We India? are better placed because after 26/11, we realized that keeping that potent force in one place, which has resulted in some delay, it's better to have decentralized locations. So now there are 5 more locations wherein a kind of composite force is placed, mostly in the metros in all corners of India, and they are now capable. They are capable of taking on a similar situation. And prior to that, sir, there was also the IC 814 hijacking. Was that our intelligence failure or our systematic failure per se, where the plane took off from one location to another location and finally ended up at Afghanistan? What would you call that in terms of the failure? It was failure, as in I would put it as a, these days they call it a brain fade moment. That brain fade moment happened at Amritsar. Okay. Whatever happened, okay, the flight took off from Kathmandu and it was hijacked en route. It was diverted to Amritsar. Initially it was diverted to Lahore. They wanted to go to Lahore, but then it didn't have fuel. Acha. So then pilot said that he cannot reach Lahore, they have to land. Lahore is like across the border. Amritsar, they landed in Amritsar. Amritsar, they wanted to refuel. And that refueling moment happened, and the terrorists, they forced the pilot to take off. Okay. Pilot, in his own wisdom, he did what he thought best. It's very difficult to blame the pilot now or blame anyone. Just putting a bowser or some obstruction while the plane is taking off would definitely result in a major catastrophe, Acha. killing everyone. So he took a chance, pilot. And yes, the chance, finally we lost only one, but others came back safe. But it was a brain fade for the local administration there, and yes, there were some command control conflicts. Okay. The local police. So you can say that there was no better coordination agencies में नहीं था lacking उस वक्त. coordination, yes. क्या आज की तारीख में we are better equipped? Do you think that an hijacking No, of we that were level always better equipped. It was just that one mistake, mistake. and it did cost us that It whatever. cost us Mr. Rupin Katyal. ट्रू. सर अभी जो इंडिया का ओवरऑल डॉक्ट्रिन है वो काफ़ी चेंज हो गया है. अब यहाँ पर हमारे देश में कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक होता है तो नाउ वी हैव द ओडेसिटी टू क्रॉस द बॉर्डर्स एंड अटैक देम, वेदर यू कॉल दैट, उसको सर्जिकल स्ट्राइक बताइए, ऑपरेशन सिंदूर बोलिए. ये क्या पूरा चेंज, ये चेंज कब से हुआ है? पीपल जनरली से दैट इसका ये बदलाव 2014 से आया है, लेकिन इससे भी पहले कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स या ऐसी कोई लीडरशिप थी जिन्होंने सोचा था कि नो वी कैन डू some adventure? No. ऐसा other than 1971 when it was decided that East Pakistan में घुसना है तो घुसना है.
That was one decisive moment, and we gave birth to one country. Correct. And उसके बाद में there was lull. There was people call it policy paralysis, indecisiveness, multiple factors. But the so-called surgical strikes, multiple locations, simultaneous, was the first. Okay. There have been cross-border activities from either side, even in the past. But that was one-off incident here and there, not as a routine. But this was a coordinated, multi-point surgical strike with 100% result. तो शुड वी एज्यूम कि अगर हमारे देश में कहीं पर भी ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक होता है, यू नो, देयर विल बी ऑपरेशन सिंदूर और व्हाटएवर नेम दैट यू वांट टू पुट इन, ये होगा ही अभी? हाँ, होगा। मतलब ये सभी डिसीजन पहले भी लोकल कमांडर के हाथ में था। लोकल कमांडर जो भी थे, द आर्मी लोकल फॉर्मेशन कमांडर्स, दे वर गिवन अ फ्री हैंड। लाइक व्हेन आई वाज इन उरी, द ब्रिगेड कमांडर वाज at will. He could do whatever he wants, and he was getting adequate support from the higher headquarters. Fortunately, our army is still apolitical. We are not affiliated to a political doctrine. Correct. As of now. So that independence of decision making still lies with the armed forces. Sir, coming back to NSG, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ था? व्हाट वाज द प्राइम पर्पस कि नहीं, वी विल रिक्वायर एन एडिशनल फोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल आर्म फोर्सेस ऑन ग्राउंड टू टैकल सच सिचुएशन? ये कब सोचा गया था और इसका एग्जीक्यूशन कब हुआ था? 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हो गया जी, उसके बाद वी रियलाइज दैट अर्बन टेररिज्म इज coming up in a big way. Urban terrorism. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इज डिफरेंट, वहाँ के लिए आर्मी लगी हुई है बॉर्डर्स पर, बट जो सिटीज़ में हो रहा है होस्टेज टेकिंग सिनारियो और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसके लिए वी डोंट हैव अ फोर्स. आई मीन वी हैव लोकल पुलिस, बट पुलिस इज नॉट इक्विप्ड. We need a specialized force with special training, special equipment, special arms to be formed. So it was decided by the government, and they picked up from the para commandos, and it was formed as a top man team, TMT, top man team, and then it further developed into 51 special action group and 52 special action group. The 51 looks after the counter terrorism, and 52 looks after counter hijack operations. So when I was in 52 SAG, ours is the only unit which is trained exclusively to counter a hijack situation. अच्छा, hijack prevent करने का हमारा काम नहीं है. अच्छा, वो तो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी है वो उनका काम है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए. लेकिन अगर सिचुएशन हो गई, जैसे एरोप्लेन हाईजैक हो गया या इवन मेट्रो हाईजैक हो गई, सो हम लोग कलकत्ता जा करके, उन दिनों में कलकत्ता में मेट्रो होती थी सिर्फ 95 के बाद, तो वहाँ जा करके हम ट्रेनिंग करते थे. या बस हाईजैक हो गई, तो हाईजैक का एक तरीका है उसको काउंटर करने, टैकल करने का. तो 52 वाज ओनली काउंटर हाईजैक. ओके. सो दिस इज हाउ दीज टू यूनिट्स आर द टीथ. अभी और 5 कंपोजिट फोर्सेस ग्रुप्स हो गए, और फिर उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग लॉजिस्टिक्स एलिमेंट है, रिपेयर एलिमेंट है, रिकवरी एलिमेंट है, मेडिकल एलिमेंट है, या सप्लाई एलिमेंट है. ऑल दीज एलिमेंट्स दे वेर ऑल्सो फॉर्म्ड. NSG वॉज ऑलवेज मेंट टू ऑपरेट on specific inputs and surgical strike that is lasting not more than a minute probably. Okay. Just intervene, do the action and move out. They are so quick. They are so quick, and it is specific. Okay, इस कमरे में terrorist है, we'll just go and neutralize. And they are not even invisible in the sense they are always covered on their They are faces. supposed to be covered because of their own safety. Correct. Because somebody who's taken part in such an operation, अगर उसका चेहरा दिख जाए, not good for that individual and his family. Invisible cost. Yeah, that comes in that. True. Sir, a lot of people, जैसे जे ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ इनिशियल की, वो ट्रेनिंग भी छोड़ देते हैं.
जैसे हमने लक्ष्य में देखा था, हाँ। द इनिशियल पार्ट. लक्ष्य इज़ वन ऑफ माई फेवरेट It is. वॉर मूवीज़. It is. वो जो ट्रेनिंग होती है उसमें एक सोल्जर को फिजिकली तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ टास्क, लेकिन मेंटली टफनेस की कितनी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे? मेंटल टफनेस की ज़रूरत इसलिए बिकॉज जैसे मैंने कहा शुरू में कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है. सो उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली अजाइल एंड ऑलवेज थिंकिंग ऑन योर फीट कि आज अभी ये ऐसा खड़ा है तो ये ज़रूरी नहीं कि अगली मूवमेंट में खड़ा रहे. तो क्या करना चाहिए? तो मेंटल फिटनेस, वो जो माइक्रो सेकेंड का split second decision making is required. Decision can be wrong. It's okay. At least you know it was wrong. अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो इट्स बैड. तो डिसीजन लेना जरूरी है. गलत हो गया उसको हम सुधार सकते हैं. तो वो जो मेंटल टफनेस है, मेंटल टफनेस जिसको बाहर लोग रैगिंग कहते हैं, हम उसको ग्रूमिंग कहते हैं. आपके वहाँ पे. So you have also served in Kashmir during peak militancy and you were also in Northeast. So ये जो terrains है दोनों अलग अलग frontiers है, इसमें से आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, which is a much more tougher situation? Tougher northeast. Is it? Yes. I have been there both places. Northeast is predominantly tribal areas. Okay. They are native tribals, they are locals, they belong to that place. And for whatever reason they have been fighting for their own independence. Brutal एकदम. And they are brutal. Whereas in Kashmir, the initial lot of terrorists and even otherwise, they are all imported terrorists. They are not locals. Okay. The locals are not as brutal or cruel as Northeast. Okay. Okay. For the obvious reason. हाँ. Kashmiris are known for trading. They are Correct. traders, basically. They are and otherwise peace-loving people. Otherwise, not the Northeast. You know, Nagaland was known to be headhunters. And a couple of 100 years back, maybe cannibalism was there. So they don't think maybe second time before killing someone. अच्छा. Not the case in Kashmir. Kashmir में still there is an escape route in the sense you can still come back, bounce back from a very fragile situation. That 95, when I was there, 93, 95, that period, the initial lot, what we saw was Sudanese, Afghans, Okay. even Nigerians as terrorists. Where in Kashmir? Yeah. अच्छा. That's not imported terrorists. अच्छा. भाड़े के टट्टू मतलब बोल सकते. Mercenaries. Okay. The local extremism, local terrorists जो आजकल हम सुनते हैं, हाँ. तब नहीं थे. अच्छा. I mean, इसमें I'll just give one more example, if you permit. Yeah. We have Burhan Wani and we have Sipai Aurangzeb and we have Lieutenant Umar. All three belong to same region of Kashmir, South Kashmir. तीन में से दो ने बंदूक उठाई for the country, एक ने बंदूक उठाई against the country. So that's what I'm saying. The locals still are with India. It's that imported variety जो बाहर से आते हैं. But there are no love lost for this country or anybody. उनको पैसा है और उनको अपना घर तो है नहीं कोई. लेना देना नहीं है मतलब just सुपारी लेके मतलब बेसिकली मर्सिनरी, उनको पैसा दे करके भेजा है वहाँ जाके थोड़ा करके आ जाओ. जिंदा रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक. सर व्हेनेवर ऐसे कोई जैसे कि 26/11 का अटैक हुआ या फिर के ऑपरेशन विजय हुआ कारगिल के टाइम पे, सो देर आर अ सर्टन वॉर हीरोज. कैप्टन विक्रम बत्रा इज़ अ वॉर हीरो, मेजर उन्नी कृष्णन इज़ अ वॉर हीरो. डू यू नो सच स्टोरीज जो कभी ना मीडिया में आई, ना कभी बाहर इसके बारे में चर्चा की गई, बट दे ऑल्सो मेड एन एब्सोल्यूट सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ लाइफ, लेकिन उनकी कहानी कभी बाहर नहीं आ पाई? डू यू नो एनी सच स्टोरीज? ऐसे स्टोरीज तो बहुत हैं वैसे. अब वो है कि राइट मैन राइट प्लेस राइट टाइम. क्योंकि जितने भी बैटल कैजुअलिटीज़ हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब 94 की बात है, श्रीनगर में दे वर ऑर्गेनाइजिंग वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आईईडीज़. उन दोनों में आईईडीज़
नए नए आए थे इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, तब एक होता है कन्वेंशनल बॉम्ब, दूसरा होता है जो इम्प्रोवाइज करके डालते हैं। तो क्या क्या किस किस्म के आईडीज बन सकते हैं, अच्छा, ऐसे बना लगाए थे, एक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डिस्प्ले किया था, एंड फॉर सम रीज़न इट गॉट ब्लास्टेड। ब्लास्टेड। नाउ अभी उनको हम क्या कहें, दे डिडंट डाई इन पीस, इन पीस एरिया, दे डिड नॉट डाई एट होम, बट दे डाइड डूइंग समथिंग प्रोफेशनल, दैट्स अबाउट इट। तो ऐसे कई किस्से हैं। और इनके नाम बाहर मतलब they are not as in their sacrifice is also not No, sacrifice celebrated. is duly recognized by the system. But not in public. Public, we as it is have very short memory. That's the matter of the fact. Fact of the matter. Sir, a lot of soldiers also injury हो जाती है हाँ. during war. हाँ. Some of them lose their hands Yeah. or whatever part of the bodies. फिर how does army actually take care of such soldiers? Good question. Because army has there are two things. Firstly, you might find it strange, but we pay for our own insurance. The premium is paid by all soldiers themselves. अच्छा, individually pay करते हैं हम अपना अपना प्रीमियम पे करते हैं, हाँ. एंड देयर इज वन समथिंग कॉल्ड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस। इट्स अच्छा. अ ग्रुप इंश्योरेंस हैंडल्ड बाय आर्मी। हाँ. देयर इज नो गवर्नमेंट एड इन दैट। I served for 30 years, I paid a premium every month, and when I left, ultimately, I got that money back, that's about it. अच्छा. Somebody not making it and dying or leaving before, prematurely, leaving as in leaving, well, that soldier gets some amount, hefty amount, now it's a good amount, as an insurance amount, but that's part of that group insurance. Then what you get as ex gratia from different governments, whether it's local government, central government, state government, whichever, is up to the local authorities. So that is one. So army has to look after our own. So we have something called Paraplegic Rehabilitation Center in Pune. अच्छा. Now there are certain accidents, as I told you, that those 11 officers, where spinal injuries take place. Now spinal injuries can result in either a paraplegic soldier or a quadriplegic, जिसके चार हाथ दोनों पाँव काम नहीं कर रहे हैं, या अपर बॉडी या लोअर बॉडी। तो ऐसे लोगों के लिए आफ्टर 1971, around 1975 they started this center in Pune, and this center rehabilitates such casualties, firstly, which are extreme casualties. उनको vocational training, उनको emotional support, medical support definitely, and whatever they can be offered is offered. And even the families, there are some about 30 odd families now staying there. There are quarters there given to the families. The families stay with them. It helps in maintain. Recovery is very difficult in such cases. And about 120 odd beds are there. And it's a wonderful facility, but purely run by army based on charities available. अच्छा. And other soldiers, there are disability pension. The battle casualties, we have had cases wherein the officers, there are at least 2 army commanders who had lost one leg, अच्छा. and they rose to become lieutenant generals. So it's not that the avenues are closed. Depends on what kind of injury you have faced. And then you can, if you wish, then another case of General Ian Cardozo, very famous, who cut his own leg with his kukri. अच्छा. It's a very famous case. अच्छा. He cut his, because mind blast ho gaya, pav latak gaya, he just cut his own leg and he became a major. He was a major that time. हाँ. But then using medical support and artificial limbs, he can. So army does everything, the system does everything to support such soldiers. अच्छा. सर, एक चीज़ ये भी है कि ये जो इनविजिबल कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं, उसमें एक ये भी चीज़ होती है कि आर्मी पर्सनल्स जो है वो कुछ समय के लिए पीस जोन में रहते हैं और कुछ समय के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं. आई गेस 2 years इज़ द More or बैलेंस. less, yes. बट
like you also, I'm sure that you have a son and he was also growing up during that time. तो ये जो एक तो फैमिली से दूर रहना और फैमिली को कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरा जगह पर मूव होना, वो भी इन अ वे It is it can get invisible very cost. very chaotic. Can be nasty. Like our son, he shifted 6 schools in his Correct. 12 years of schooling. 6 schools every 2 years. So it's inevitable. So he doesn't have a permanent peer group कि उसके बचपन से दोस्त हैं, कोर मेमोरी कोई ऐसी बचपन की एक जगह की नहीं है. एक जगह की नहीं है. बट उसका जो अपसाइड ये है दैट ही इज मोर फ्लेक्सिबल, ही इज मोर एडेप्टेबल, ही इज मोर स्ट्रीट स्मार्ट. कहीं भी जाकर के एकदम से ही कैन एडजस्ट फास्टर. ही डजंट हैव हैंगअप्स. करेक्ट. सो ही एज इन मोस्ट फौजी किड्स आर लाइक दैट. करेक्ट. करेक्ट. एंड बहुत कभी कभी नुकसान भी होता होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, स्कूल एडमिशंस एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब भी. स्कूल एडमिशन का तो आई विल पुट इट दैट आर्मी रन्स, we run our own army public school, and that has started in last about 35 years, wherein we have something called Army Welfare Education Scheme, अच्छा. AWES. So now we have our own schools, we have our own that AIT, very famous Army Institute of Technology, Pune. Then we have one medical college, we have law college, we have fashion designing, we have hotel management. So all these things are Run by organized. army for such children. I mean, because of frequent shifting, they probably can't get in one place. Getting admission into reputed becomes at times difficult. So these are run by army for such children, and they have produced some wonderful citizens. लवली. सर एक मुझे एक सवाल हमेशा ऐसा रहता है. But before that, Yeah. before we go ahead, या. shifting में जो नुकसान होता है, I know 3 cases at least. एक officer, he was going out, posting from one place to another. He was going to Lucknow on posting. लखनऊ के बाहर ट्रक खड़ा है, जैसे सिटी में एंट्री नहीं होती दिन में, तो ट्रक खड़ा है बाहर, एंड ऊपर से बिजली का तार गिर गया, ट्रक में आग लग गई और सारा सामान खत्म हो गया, जल गया. अच्छा. आई मीन डिस्ट्रॉय हो गया. आई मीन उसकी पूरा एक 20 साल की उसकी पूरी जो भी जमा था, हाउस जो होल्ड भी गुड्स से furniture. 20 साल की उसी जमा पूंजी थी, सारी चली गई. अभी धीरे धीरे करके सामान बनता है, घर बनता है, वैसे चले गए. एक और ऑफिसर का है, उसका ट्रक कहीं बिहार जा रहा था, वो नदी में गिर गया. अच्छा. वो गिर गया, तो उनके पास सिर्फ 4 सूटकेस में जो सामान था उतना लेकर के वो चले. फिर नाउ दे हैड टू रीबिल्ड द होल थिंग. इट्स ट्रॉमेटिक. करेक्ट. आई मीन सब कुछ ही आपका चला गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए. बैंक का पैसा बैंक में रहेगा, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग. आई मीन दी थिंग्स विच यू हैव बिल्ट, उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है, सो यू सडनली इट्स इनविजिबल कॉस्ट. सर आप यू वर्कड अ लॉट ऑफ टाइम विद द टेलीकम्युनिकेशंस, जहाँ पर यू हैड टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिकेशंस ऑफ द आर्मी. कभी ऑपोजिशन कंट्री से, पाकिस्तान से ऐसे बातचीत होती है? फिल्मों में तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से कॉन्वर्जेशंस बताते हैं कि तू ये है, तू वो है, बट रियल लाइफ में व्हाट आर द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस दैट यू हैव? कॉन्वर्सेशंस आर नास्टी. हाँ, दे आर नास्टी. जैसे दिखता है वैसे ही होता है ना. रेडियो सेट पर तो खुल के होता है. अच्छा. बट जैसे उरी में हम लोग थे तब मेरा एक इम्पॉर्टेंट टास्क था. उन दिनों की बात है जब हमारे पास ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन या इतने ज़्यादा वायरलेस या मोबाइल टावर्स, ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी. बराबर. तो बाद में आई है हमारे पास जी. तो एक हॉटलाइन होती थी बारामुल्ला से लेकर के मुजफ्फराबाद के पहले मुरी नाम की जगह है पाकिस्तान, POK में, वहाँ के बीच में हॉटलाइन होती थी. उन दिनों में वो फिजिकल तार होता था. अच्छा. कॉपर का, जो हमारा आर्मी का फील्ड केबल वी कॉल इट. दैट केबल इज टू रन बिटवीन बारामुल्ला एंड मुरी थ्रू उरी. तो उरी से मुरी के बीच में वो हॉटलाइन होती थी. और उन दिनों में वो जो क्रैंक वाला फ़ोन होता था, घुमाने वाला, वो होता था हमारा फील्ड टेलीफोन. तो वो हमारे यहाँ से हम उसको घुमा के चेक करते थे कि वो लाइन ठीक ठाक है. तो दूसरे एंड लाइन ठीक ठाक है, दूसरे एंड से कोई उठाएगा, फिर उतनी बात होती थी कि स्पीच की क्वालिटी क्या है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई नॉइज़ है, कोई खरखर है, कुछ तकलीफ है तो या नहीं है, या तो फिर बिल्कुल बात नहीं हो रही, मतलब वो लाइन कटी हुई है. तो फिर वो लाइन कटी है तो उसको रिपेयर करने के लिए फ्लैग मीटिंग होती थी. फ्लैग मीटिंग
आजकल वहाँ पर एक अमन सेतु बना हुआ है, कमान नाम की पोस्ट है वहाँ पर। बालाकोट स्ट्राइक के पहले तक पाकिस्तान और भारत के बीच, पीओके और भारत के बीच में ट्रेड चलता था, ट्रक्स और बस चलती थी उस ब्रिज से। बट ये बहुत 2008 में बना है। 93 में वो ब्रिज टूटा हुआ था, लकड़ी का था उन दिनों में। तो हम लोग वहाँ जा कर के, मतलब उस ब्रिज पे जाके मिलते थे, उनकी टीम आती थी, हमारी टीम जाती थी, हम लोग वहाँ मिलते थे। तब तक ये रिपेयर होती थी लाइन। तो ये होता था, बात होती थी वंस इन अ वाइल। ये हॉटलाइन ज़रूरी है क्योंकि उरी जैसा सेक्टर है, काफ़ी सेंसिटिव एक्टिव सेक्टर रहा है शुरू से। तो हर बार मुड़ के दिल्ली की तरफ देखना, जैसे मैंने कहा शुरू में कि लोकल कमांडर्स के पास पावर है, अथॉरिटी है, तो दे यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट अमंग देमसेल्व्स। करेक्ट। और सिर्फ ऊपर बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ, यही हुआ, हमने ये कार्रवाई की, किस्सा खत्म। तो वो होता था कम्युनिकेशन। दैट यूज्ड टू हैपन। एक जो मुझे बिल्कुल जानना है कि ये पाकिस्तानी कभी टेक्निकली तो वॉर नहीं जीते हैं, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या ब्रिगेडियर कर्नल या जो भी आप कहे, वो मेडल्स सर इतने ज़्यादा क्यों अपने छाती पे, वो किस बात के मेडल्स जीते हैं, वो क्या है वो? आइडियली दे हैव नॉट वन टेक्निकली, दे हैवंट वन। हाँ, सो देन हाउ डू दे डू दैट? वो एक गालिब का शेर है ना, हाँ हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हाँ, दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इतने सारे थार लगा के। अभी दूसरी बात यह है कि जैसे बचपन में हम स्कूल में पोएम रिसाइटेशन का एक सर्टिफिकेट मिला, अच्छा सर्टिफिकेट, तो हम सारे सजा के रखते थे। करेक्ट, हाँ बस आई मीन वही है। बस ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। अच्छा नॉट दैट दे डोंट हैव, दे हैव गुड सोल्जर्स, हाँ सोल्जर्स आर सोल्जर्स, हाँ, बट ठीक है, मतलब थोड़ा रनिंग कंपटीशन भी जीत लिया तो एक मेडल तो चाहिए छाती वो पे। तो लगा दिखाना है कि लगाना तो मैंने पड़ेगा। जीता। That's all. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जब पीक कश्मीर में थे, इन टर्म्स ऑफ द फोर्स और द इक्विपमेंट्स जो हुआ करता था, एज अगेंस्ट दैट टुडे, कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस बहुत डिफरेंस है। सी द कम्युनिकेशन इवॉल्व थ्रू आउट द ग्लोब। साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये नए नए चीज़ें और ऊपर आई है अभी। एंड वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट टीम्स इन ऑल सच डोमेन्स, ऑल सच डोमेन्स। आई मीन कन्वेंशनल बंदूकें हैं या आर्टिलरी है, वो तो है ही, लेकिन जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वॉर, वी हैव adequately competent people. And we are keeping pace with whatever is happening in the world. We are nowhere lagging. हमारे पास उतना ही अच्छा इक्विपमेंट है, एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ इट इज़ इंडिजिनस, हम खुद बना रहे हैं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये आप कहते हैं कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है एज इन टू प्रीवियस ईयर्स एंड नाउ, बट फिर भी एक सिविलियन जब एक आर्म फोर्सेस की कोई क्लिपिंग सोशल मीडिया पर देखता है तो यू फील वेरी इमोशनल। हाल ही में मैंने एक ऐसा क्लिपिंग देखा था वेयर देवर आई थिंक ग्रुप ऑफ 5-6 सोल्जर्स, सियाचिन था, इट वाज फ्रीजिंग, इट वाज फुल ऑफ स्नो, और वो सोल्जर्स बेचारे एकदम पत्थर की जैसी रोटी जो है वो खा रहे थे, और एक सोल्जर बोल रहा था कि यार अभी यही खाना पड़ेगा, और दूसरा बोला कि खा ले, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू फील वेरी सैड कि हम लोग इतने ज़्यादा इक्विप्ड हो गए हैं फिनेंशियली एंड अदरवाइज, तो क्या रीज़न है कि ऐसे पॉइंट्स पर उनके लिए अच्छा न्यूट्रिशियस फूड या कोई भी टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती? नहीं, ये थोड़ा सा उन्होंने जो भी रील बनाई होगी वो सिर्फ मजाक के लिए बनाई होगी। सियाचिन में जो भी राशन जाता है, एक्चुअली यू टू लुक एट इट, मतलब थोड़ा अलग से देखो आप इसको। सियाचिन की जो एवरेज हाइट इज़ अबाउट 20,000 फुट की है, उतने हाइट पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ भूख नहीं लगती है, नहीं लगती है भूख, बहुत कुछ तकलीफें हैं। और जो राशन वहाँ जाता है, जो खाने पीने का सामान, मोस्टली टिंड आइटम होता है, सारे रेडी टू ईट होता है, सिर्फ गर्म करो और खाओ, ऐसे फूड, और अच्छा न्यूट्रिशियस खाना होता है, तैयार होता है, लेकिन भूख नहीं होती खाने के लिए। अभी उन्होंने रील बनाई, किसी वजह से बनाई होगी, बट आई एम नॉट जोकिंग। वहाँ जो राशन आता है उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स के स्लैब्स, अब इतना चॉकलेट वहाँ इकट्ठा है कोई खा नहीं रहा है, खा नहीं, भूख नहीं है तो मतलब जैसे हम बचपन में सोचते थे कि मेरे घर में छत चॉकलेट की होगी, विंडो चॉकलेट की होगी, वहाँ चॉकलेट लटक रहा होगा, एक्चुअली वैसे वहाँ पर चॉकलेट पड़ा रहता है बंकर में।
अच्छा ऐसे थप्पी के थप्पी, बट यू कांट ईट एंड यस यू कांट ब्रिंग इट डाउन। सियाचिन से भाई मैं घर छुट्टी जा रहा हूँ तो चॉकलेट उठा के लाऊंगा, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं जो भी वहाँ पे स्टफ है वो आपको ही ख़त्म करना है। लवली सर, टॉकिंग अबाउट योर इनिशियल डेज इन आर्मी, तो आपकी जो ग्रूमिंग होती है, व्हेनेवर वी सी और व्हेनेवर इवन अ कपल ऑफ टाइम्स आई वाज इनवाइटेड टू एन आर्मी हाउस होल्ड, तो एक बहुत डिसिप्लिन दिखता है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पे ड्रिंक भी कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग अ कपल ऑफ ड्रिंक्स, तो भी आपको थोड़ा डिसिप्लिन में ही पीना पड़ेगा। हाउ वाज योर इनिशियल ग्रूमिंग व्हेन यू जॉइन द इंडियन आर्मी? है। ओह इंटरेस्टिंग। आई बिलोंग टू बड़ौदा विच इज़ अ ड्राई स्टेट। हाँ, वो तो हम जानते ही है। हाँ नो कहने का मतलब है कि हम लोग बड़ौदा में रहते हैं, इट्स अ ड्राई स्टेट राइट फ्रॉम द डे वन, हाँ एंड यहाँ पर वो पब कल्चर या ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरा एक्सपोजर टू लिकर वॉज वेरी वेरी मतलब निग्लिजिबल एज एन व्हेन यू ट्रैवल आउटसाइड बड़ौदा, आई मीन गो टू सम अदर स्टेट, उतना ही था। एंड सो व्हेन आई जॉइंड आर्मी, नो इट्स अ कस्टमरी दैट वी आर वाइंड इन एंड डाइंड इन। तो काफ़ी कोशिश की मैंने बताने की भाई आई डोंट बिलोंग, आई मीन आई डोंट ड्रिंक, बट ठीक है, बट देन आई वाज नॉट एवर्स कि मुझे ऐसा परहेज नहीं था कि नहीं मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैंने कसम, ऐसा कुछ था नहीं, बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन का एक एज होती है, आई वाज इन दैट एज। तो एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, जब मुझे किसी एक सीनियर कंपनी कमांडर ने खाने पे बुलाया, तो जाने से पहले जो मेरा एक इमीडिएट सीनियर था कैप्टन, आई वाज अ लेफ्टिनेंट दैट टाइम, तो कैप्टन जो सर ने बताया कि एक सोल्जर का ड्रिंक रम होता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरे सारे एक जैसे हैं, सिर्फ कलर अलग अलग दिखता है मेरे को। ही लाफ्ट। हम लोग गए वहाँ पर, तो देन दैट मेजर ओबेरॉय वाज द कंपनी कमांडर, ही आस्क्ड मी व्हाट विल हैव, क्या पियोगे? मैंने कहा सर रम पीऊँगा। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा कि अभी तो पैदा हुआ है फौज में, तो अभी से रम के ऊपर चल गया, ऐसा सोचा होगा उन्होंने। ही सेड श्योर। मैंने कहा हाँ सर। सेड अच्छा चलो। देन कस्टम, मतलब ही इज़ अ गुड होस्ट, उन्होंने पहला ड्रिंक अपने हाथ से मुझे दिला, दैट इज़ हाउ वी डू इट। तो थोड़ी देर बाद वो ड्रिंक ख़त्म हो गया, तो ही सेड कि चलो लेट्स हैव अ रिफिल। मैंने कहा सर अभी मैं विस्की लूँगा। चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ही अगेन लुक्ड एट, मैंने देखा कि अच्छा श्योर। मैंने कहा हाँ सर। मुझे कुछ नहीं बोला। अच्छा ठीक है ले लो जो भी, मैं दूसरा विस्की लेकर के आ गए, खाना वाना हो गया। तो लेकिन उसके पहले मैंने देखा कि ओबेरॉय सर जो मेरे साथ बाकी दो सीनियर आए थे, उनके साथ एक कोने में ले आकर कुछ बात कर रहे थे, एंड ओबेरॉय सर वाज नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी। हाँ ऐसा लग रहा था कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है। मेरे को बुलाया नहीं, तो मैं एज इट इज़ मैं नया नया था, तो मैं दूर रहना उचित समझा। जब वापस चले गए अपने रूम में, तो मुझे फिर फ़ोन आया जो सर का कि कम यार इधर आओ, तुमको दारू नहीं पीना आता है तो मत पियो। मैंने कहा मैं तो पहले से बोल रहा हूँ मुझे नहीं पीना आता है, मुझे मालूम ही नहीं है क्या होता है। ऐसा नहीं होता है, यू मस्ट पिक एंड चूज़ योर ड्रिंक, सोच समझ के पिया करो। मैंने कहा ठीक है, अभी मैंने गलती क्या हो मुझे बताओ। कहते मिक्स नहीं करते कभी भी। मैंने कहा तो मुझे नहीं मालूम है। फिर दूसरे दिन पता चला कि ओबेरॉय सर ने उन दोनों की उधर ही क्लास ले रखी थी कि इसको तुम प्रोफेशनली तो ग्रूम कर ही रहे हो, उसको सिखा रहे हो हर मतलब प्रोफेशन के बारे में, इसको सोशल ग्रूमिंग कौन करेगा? ये सीख के तो आया नहीं है, इसको सोशल ग्रूमिंग भी आप लोगों ने करना है। सो दिस इज हाउ आई वाज ग्रूम्ड एंड टॉट कि दिस इज, देन आई पिक्ड अप फ्रॉम माय कलीग्स कि भाई ऐसा होता है, एक लिमिट, एंड हर एक को अपनी लिमिट मालूम होती है। सो इन द लॉन्ग रन डिड यू चूज विस्की और रम? इट डजंट मैटर, द कंपनी मैटर्स। कंपनी मैटर्स। बढ़िया 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 सर। सर, कमिंग टू द फाइनल फेज ऑफ दिस पॉडकास्ट, आज भी फॉर्चुनेटली हम लोग कई सारे टेररिस्ट अटैक्स देखते हैं. When you see that the entire Indian doctrine has changed, the political mindset has changed, army is so equipped, फिर भी we are honestly not able to, हम लोग उसको अवॉइड तो नहीं कर पा रहे. देर आर इंसिडेंट्स हैपनिंग. वॉट अगर आप आज कोर कमांड में होते हैं तो वॉट डिफरेंटली थिंग्स यू वुड हैव डन? The being vigilant is the only thing that we can do. I mean, what we used to tell,
हमारे हर महीने एक सैनिक सम्मेलन होता है। हर सैनिक सम्मेलन में हमारे जो भी लोग ट्रूप्स हैं, हमारे कमांड यूनिट है, उनके साथ बैठ कर के, जैसे जिसको आजकल की भाषा में टाउन हॉल कहते हैं, कि भाई सीईओ बैठ गया, सबके साथ में गप्पे मारे, तो हमारा सैनिक सम्मेलन हर महीने होता है। यही बात को हम दोहराते हैं वहाँ पर कि आँख और कान खुला रखो। अगर कोई चीज़ वहाँ है जो नहीं होनी चाहिए तो क्यों है, और अगर कोई चीज़ वहाँ नहीं है जो होनी चाहिए तो क्यों नहीं है, इस पर सोचो एंड उसकी जड़ में जाओ। आधे से ज़्यादा चीज जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप समझ में आएंगे। हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आपको रोज़ गाड़ी की एक आवाज़ मालूम है, सडनली एक कोई नई आवाज़ आती है, आप उसको इग्नोर करोगे तो रास्ते कहीं ना कहीं गाड़ी खड़ी हो जाएगी रास्ते में। ऐसी जगह आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई नई आवाज़ आ रही है तो आपके कान को पता होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बीइंग विजिलेंट इज द ओनली थिंग एंड इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। सर, हाल ही में एक मूवी सुपर डुपर हिट हुई है, धुरंधर। हैव यू सीन both the parts? Both the parts. Now you have been part of that system, I would say, not directly, but ये प्रोपागेंडा तो मूवी में नहीं मानता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स इन इट, और ये चीज़ें हो भी रही है। आपके नज़र से कितने फैक्चुअल चीज़ें इस मूवी में बोथ द पार्ट्स में दिखाई गई है, गुड, बैड, अगली? फैक्चुअल तो है। उसके पहले का 2 मिनट का डिस्क्लेमर वो पूरा पढ़ा जाता है इंग्लिश और हिंदी में, उसको साइड में रखें तो काफ़ी कुछ फैक्चुअल है। अब जैसे कि मैंने कहा, परसेप्शन मैनेजमेंट है, और जैसे इट्स अ मीडिया, तो थोड़ा सेंसेशनलाइज करना पड़ता है, थोड़ा मसाला डालना पड़ता है। तो उतना बॉलीवुड, हॉलीवुड, किसी भी फिल्म में जाओगे तो ये मसाला आएगा। बट दैट इज़ जो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा, जो हमें समझना है, वो ये है कि अभी तक जैसे हमारे देश में कहीं भी आतंकवादी हमला हुआ तो हमको उसमें अक्सर मिलता है कि ये पाकिस्तान का हाथ है। आजकल हम पाकिस्तान खुल के बोल रहे हैं। जो 40 साल पहले हम फॉरेन हैंड बोलते थे, उसको फॉरेन हैंड है। किसका हैंड है पता नहीं, फॉरेन हैंड है। कोई भी दुर्घटना हुई, फॉरेन हैंड है। सबोटाज हुआ, फॉरेन हैंड है। आजकल हम बोलते हैं बिकॉज वी हैव एडिक्वेट प्रूफ कि कहाँ से आ रहा है ये। और एक तो होता है एक्सटर्नल एनिमी, एक होता है इंटरनल एनिमी। जो मैंने विजिलेंस की बात की, इट इज़ फॉर बोथ। यहाँ पर एक्सटर्नल एनिमी तो कोई है नहीं, बट अगर इंटरनली हमको दिख रहा है कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो धुरंधर इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स गार्निश्ड प्रॉपरली। उसके ऊपर काफ़ी कुछ सजा के पेश किया हुआ है। बट फैक्ट तो है, फैक्ट तो है, बिकॉज जैसे उनके लोग यहाँ आकर के तहलका मचाते हैं, बहुत कुछ तहस नहस करते हैं, हमारे भी तो कर सकते हैं ना। एंड द आर्मी एंड इंटेलिजेंस गो हैंड इन हैंड इन दिस, मतलब आर्मी है, वी हैव आवर ओन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मिलिट्री इंटेलिजेंस इज वन आर्म, डिफरेंट, which works in conjunction with other int agency। बाकी जो जितने भी int agencies हैं, वो सारे मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को information का exchange। But there is good enough coordination amongst all the agencies. Adequate. There is that NIA, National Investigation Agency जो है, वो सारे, and the synergy जिसको कहते हैं, synergy काफ़ी अच्छी है। और वही है कि 100 में से 99 अटैक आपको पता ही नहीं चले, क्योंकि वो पहले उसको निकाल दिया। जो एक कहीं निकल के आया, वो थोड़ा सा हमको बढ़ चढ़ के दिखता है, और फिर लोग चिल्लाते हैं कि ये कैसे आ गया अंदर। जो 99 लोग अंदर नहीं आ पाए थे, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। पाकिस्तान की सर आज के तारीख में, अगर मैं एकदम लेमैन की लैंग्वेज बोलूँ, कि थोड़ी फट्टी तो है क्या अभी हमारी इंडियन आर्मी से, या फिर ऐसे कोई रैंडम टेररिस्ट अटैक करने से? बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। They know the consequences and yes, बट वो बाज नहीं आएंगे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
उनका जो जिस बेसिस पे वो अलग हुए थे वो तो चलता रहेगा, उसका आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे वही जानना है कि एट टाइम्स मैं जब उनका परसेप्शन बिल्डिंग का गेम देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कॉन्फिडेंस की सख्त ज़रूरत है, मतलब सरे आम, मतलब किया कुछ है नहीं, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू देयर ओन कंट्री, देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, इतना झूठ और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते लोग? पाकिस्तान इज लाइक अ पॉन, एक प्यादा है। पाकिस्तान की लोकेशन आप देखो तो बहुत क्रूशियल है। चाइना को कंट्रोल चाहिए बिकॉज चाइना के पास इस दिशा में आने के लिए पोर्ट्स कोई नहीं है। उनको वहाँ से आना पड़ता है, पूरा हिंदुस्तान इंडोनेशिया घूम के जाना पड़ता है। दे वांट अ पोर्ट, उनको एक बंदरगाह चाहिए इधर, इसलिए वो पाकिस्तान उनको चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए यूएस इज डूइंग एवरीथिंग टू काउंटर चाइना। इसलिए पाकिस्तान को दोनों तरफ से मदद बहुत कुछ मिल रही है और वो चल रहा है। बट हम दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, 14-15 अगस्त। हम कहाँ पहुँच गए हर फील्ड में, वो कहाँ रह गए। दैट शोज कि उनका ओरिजिनलिटी कुछ है नहीं, वो सिर्फ इधर उधर से ली हुई चीज़ पर चल रहे हैं। जहाँ हमने अपना वजूद बनाया है, उनका अपना वजूद कुछ नहीं है। सिंदूर भी इसलिए रुक गया बिकॉज सर्टन अटैक्स बाय आवर एयरफोर्स विच थ्रेटन समथिंग। You're talking about Noor Khan. the nuclear capabilities. नूर खान, अच्छा, that's where सॉरी किराना हिल्स, नूर खान नहीं, किराना हिल्स। हाँ, that's where I believe that the Americans felt कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा ये है। ज़्यादा हो जाएगा। एंड सी ऐसा है ना कि हमको भी नहीं चाहिए वॉर। ऐसा अगर वॉर चलता रहे 10, 15, 20 दिन, हमारी जो भी प्रोग्रेस हुई है वो रुक जाती है। वो अचानक से 10 साल पीछे चली जाएगी। वॉर कॉस्ट मनी, नॉट ओनली मनी, इट कॉस्ट एवरीथिंग। True. तो वो जो इनविजिबल कॉस्ट है, पैसा तो चला गया हो कि 25 करोड़ ख़त्म हो गया, पर उसको बिल्ड करने के लिए हमने जो एफर्ट लगाया था, जितने हम एक पीढ़ी निकल गई उसमें, वापस जैसे थे हो गया। उसको दोबारा उस लेवल पर लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सर, ये जो पूरी दुनिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वेयर इट्स नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ एंड, यू नो, द सो कॉल्ड पीस टॉक्स हैव आल्सो फेल्ड, ठीक है, वेयर डू यू सी द होल ग्लोबल सिनेरियो in the next maybe 3 to 6 months? 3 to 6 months, स्टेटस को। What does that mean? स्टेटस को मतलब जो है अभी, रशिया यूक्रेन 3 साल हो गए, ऐसे ही चलता चल रहा है उनका। अब यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हॉर्मुज़ बंद हो रखा है, इसलिए सबको थोड़ी चिंता है। हाँ, जिस दिन वो उस पर कंट्रोल आ गया, हाँ, फिर हम जैसे हम पीस नोशन में चले जाएंगे कि सब ठीक है। but that crisis will always, क्राइसिस उसके बादल छाए रहेंगे वो हमेशा। छाए रहेंगे और सी उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉबी है विच इज़ वर्किंग। अगेन, वॉर इज़ अ बिग बिजनेस। यू एंड मी आर एक्सपेंड, हम लोग जो है, हम उसमें हमारी आहुति चढ़ती रहती है। बराबर। सिर्फ नॉट ओनली सोल्जर्स, जो आम आदमी है उसकी आहुति, मतलब उसका बलिदान चढ़ता रहता है उसमें। 2 दिन घर में गैस का सिलेंडर नहीं आया तो घर में ही बवाल हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। वो तो वन डे सडनली वडोदरा में इतना पेट्रोल का वो हो गया, तो मैं बोला यार मतलब दिस जिस कैन दिन नॉट पेट्रोल का दिन हुआ, उस दिन 2-4 पेट्रोल पंप पे मारपीट हो गई। कोई वजह नहीं थी मारपीट करने की, बट हो गई। अभी उसमें किसी को चोट लग जाती, किसी की जान चली जाती, तो Who's responsible? रिस्पॉन्सिबल। True. सर, ये जो पूरी सिचुएशन होती है वॉर की, मेनली मतलब व्हेन वी लुक एट द विजुअल्स ऑफ वेर एवर, लेट्स से अभी आज की तारीख में ईरान में है, लेबनान में है, द डिस्ट्रक्शन इन पैलेस्टाइन, इन इज़राइल, मिडल ईस्ट इज ऑल्सो फेसिंग। अगर भगवान ना करे, लेकिन इफ़ इंडिया फेसेस सच सिचुएशन एज अ सिटीज़न, हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए? महाभारत में एक कथा है जिसमें
ये जब वनवास में चल रहे थे तो वो सुनी होगी वयम पंचाधिकम शतम, कि ये लोग जंगल में थे और कौरव उनको जलाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए हमेशा उनके आसपास कहीं जाके पिकनिक मनाते थे। तो एक बार ऐसी पिकनिक पे गए थे वहाँ पर ऑलरेडी उस तालाब के ऊपर कुछ यक्षगण पिकनिक कर रहे थे अपने परिवार के साथ। तो कौरवों को उन्होंने बोल दिया कि भाई हम लोग अभी यहाँ पर है, आप यहाँ मत आओ। तो कौरव नहीं माने, उनकी लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई छिड़ी तो वो यक्षगण उन्होंने कौरवों को सबको बांध दिया, बंदी बना लिया 100 के 100 को। तो ये खबर लगी पांडवों के पास, तो नेचुरली भीमसेन वाज द हैप्पीएस्ट कि वो अच्छा हुआ, इन दुशासन दुर्योधन सबको सबक अच्छा से मिल गया, ये बहुत चढ़ रहे थे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जैसा भी है हमला बाहर से हुआ है, वयम पंचाधिकम शतम, हम 5 और वो 100 नहीं, हम 105 हैं। तो अगर ऐसा कोई एग्रेशन आया हमारे ऊपर, अभी तक हमने देखा है कि पूरा जो हमारा देश है एकजुट हो जाता है, लेकिन वो एकजुटता जो है वो टिके रहनी चाहिए थोड़ी दूर तक। थोड़ा आजकल का ज़माना थोड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है कि मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए, और मेरा अटेंशन स्पैन उतना ही है। राइट। एक रील भर का है 40 सेकंड का। राइट। 40 सेकंड में आप वॉर ख़त्म करो, मेरे को बहुत काम है। करेक्ट। ये जो है ये थोड़ा सा हमें इसके बारे में सोचना होगा, अ बिट माइंडफुल, कि अगेन वॉर इज़ नॉट फॉट, कि वो जो वॉर सिर्फ जो सेना जो सीमा पर खड़ा तैनात सैनिक ही नहीं लड़ रहा, वॉर आप और मैं भी लड़ रहे हैं। अगर वो जब हमारे पर नौबत आएगी तो नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। और उसको सपोर्ट वैसे होगा जब हम एक रहेंगे। बट वो जो है कि पैनिक, इंडिया में पैनिक बटन तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही लगा सकते हैं सर। मतलब एक भी सिचुएशन, अब मेरे ही कई सारे रिलेटिव्स हैं जो रात को 11 बजे ऐसे मैसेज करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कल की सुबह मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा। ऐसा तो ये सब दीज आर ऑल फेलियर्स। आई ऑल्सो वांटेड टू कम बैक टू द 26/11। उस टाइम पर जो मीडिया का कवरेज था, क्या वो रोका जा सकता था? इवन ड्यूरिंग द कारगिल वॉर and also during the 26/11 where it is absolutely live to make reporting कर रहे हो, and that reporting is been seen by all over the world, especially our कारगिल का तो नॉन केस है। कि कारगिल वॉर में जो लाइव उन दिनों में हमारा मीडिया नया पैदा हुआ था। आई मीन वी आर नेसेंट स्टेज जिसको कहते हैं, बिल्कुल शुरुआत की अवस्था में थे हम लोग। थ्रिल था फील्ड में जाकर के, लोकेशन पे जाकर के उसको लाइव टेलीकास्ट देना है। लेकिन उसकी जो आफ्टर इफेक्ट बाद में समझ में आया कि जो लाइव टेलीकास्ट दे जा रहे हैं वहाँ चल रहा है, तो वो लोकेशन दुश्मन को पता चल रही है और वो उसका इस्तेमाल करके दे आर पिन पॉइंटेडली यूजिंग दैट एंड डायरेक्ट, कि उनकी जो आर्टिलरी वहाँ पर कैसे पहुँच रही है, ऐसे पहुँच रही है, बाद में समझ में आया। तो उसके बाद में फिर 26/11 में वही हुआ। जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये नहीं चलेगा। आप ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई भी दुर्घटना हो रही है, आप आधे घंटे के बाद उसका फीड दोगे उसके पे, मतलब एक्चुअली तो नहीं देना चाहिए, लेकिन कमर्शियल कंसिडरेशंस है आजकल हर जगह। आधे घंटे का आप उसमें वक्फा दोगे, आधे घंटे के बाद उसने उतना लैग देकर के आप उसको चलाओगे। अच्छा। क्योंकि वो हमने देखा 26/11 में भी वही हुआ। जो हैंडलर बोल रहा है, टीवी पर दिख रहा है, हैंडलर उनको समझा रहा है, अच्छा अभी पुलिस ऐसे आ रही है, अभी फोर्स ऐसे आ रही है, तो उनको समझ में आया। तो 26/11 के बाद में ये डायरेक्टिव आया, ये रूल आया, ये लॉ आया कि अभी नहीं होगा, आधे घंटे का कम से कम डिफरेंस आएगा। तो अगर आप अभी आजकल के न्यूज़ चैनल में देखें, अगर कहीं एनकाउंटर चल रहा है तो उसमें आता है कि ये फीड आधे घंटे पहले का है, ऐसा कुछ आता है, समथिंग टू दैट इफेक्ट। सर, यू हैव गिवन योर सर्विस फॉर मोर देन 30 years आई बिलीव इन द इंडियन आर्मी। आप उरी में, कश्मीर में, राजस्थान में, नॉर्थ ईस्ट में थे। सो यू हैव फेस्ड द रियल बैटल फील्ड्स।
व्हाट वाज एक ऐसा आपका अनुभव, एक ऐसा आपका एक्सपीरियंस जिसने आपको अंदर से हिला के रख दिया एंड यू फॉर अ मिनट यू थॉट यार यार मिलिंद दिस इज नॉट वर्थ इट? ये सब सोचने का उस वक्त टाइम नहीं था कि वेदर इट वर्थ इट और नॉट, बट नाउ लुकिंग बैक इट वाज वर्थ इट। हमारे सबके जीवन में ऐसी कुछ एक घटनाएं होती है जो पहली बार होती है, जैसे पहली नौकरी, पहला इनाम, या पहला डिफीट, पहला प्यार, वो हमको याद रहता है। तो वैसे मेरा जो पहला एनकाउंटर था उरी में था, तब की बात है ये। और जब मैं था 93 to 95 ये दौरान, तो आतंकवाद उसकी चरम सीमा पर था उस टाइम। आए दिन कुछ ना कुछ घटता रहता था। तो कुछ एक हफ्ते हुए थे मैं जाकर के वहाँ पर। एक दिन हमें खबर लगी कि उरी रीजन के एक गांव के पास कुछ 4 आतंकवादी मक्के के खेतों में छुपे हुए हैं। तो वहाँ जो एक लोकल, तो वहाँ जो एक कंपनी थी महार रेजिमेंट की, उन्होंने उनको घेर रखा था, कॉर्डन कर रखा था। तो हमको खबर लगी, तो हमारे कमांडर ब्रिगेडियर श्रीधर और मैं और हमारी एक छोटी सी क्यूआरटी, हम लोग निकले वहाँ के लिए। थोड़ी दूर गए वहाँ पर, और वो पहाड़ी के ऊपर था। तो हमने गाड़ियाँ नीचे पार्क करी और हम लोग अपना अपना हथियार लेकर के ऊपर चलने लगे। हमको आवाज़ आ रही है, वी कॉल इट फायर फाइट, कि दोनों तरफ से चल रही है, फायर फाइट इज़ ऑन। एंड रेडियो पर चल रहा है कि ये तो जो लोकल, जो वहाँ की जो कंपनी, मेजर मिलन थापा उनका नाम था, उन्होंने हमको बताया कि वो 4 टेररिस्ट अभी अंदर ही है और चल रही है, कार्रवाई चल रही है। तो हम लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर, और सडनली ऐसे मेरे को ऐसे एक विसल की आवाज़ आई। तो मेरे को पहली बार ऐसी आवाज़ आई, तो मैं देखा क्या इसकी आवाज़ क्या आई। तो मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था साथ में, वायरलेस ऑपरेटर, वो एकदम से चिल्लाया, साहब लेट जाओ। तो मैं देखा कि हमारी पूरी टोली ज़मीन दोस्त है, ज़मीन पर सारे लेटे हुए। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो पता चला कि जब बुलेट निकलती है अपने आसपास से, तो ये आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ आती है, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि अच्छा ऐसा भी होता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद थोड़ी फायर फाइट कम हुई। पता चला कि भाई अभी फायर रुक गया है। 3 टेररिस्ट मिल गए हैं, मतलब मार दिए हैं। चौथा अभी मिसिंग है, बट वो भी शायद मर गया, बिकॉज अभी फायरिंग नहीं हो रही। फिर हम लोग गए वहाँ देखने के लिए। तो एक टेररिस्ट, वी वेंट देयर, तो एक उसकी मशीन गन थी, मशीन गन के ऊपर टेररिस्ट ऐसा औंधा लेटा हुआ था। तो जो महार रेजिमेंट का एक थे जेसीओ साहिबान, उन्होंने उसको ऐसे डंडे से उसको हिलाया। मतलब तय था कि वो ही इज़ डेड, बट उसको हिलाया तो वो ऐसे हो गया, सीधा हो गया, और उसके मुंह से ऐसे कुछ अजीब सी आवाज़ निकली। तो हम सभी अचानक चौंक गए एकदम से कि ये क्या हो गया। लेकिन वो पुराने खिलाड़ी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इतनी देर तक ऐसा था, उसकी जो अंदर गैस थी, जैसे वो सीधा हो गया, गैस मुंह से निकल गई, तो आवाज़ आई है। डर, मतलब वो मेरे लिए सारी पहली बार की बात थी। तो अभी भी जब यू कैन मेक आउट फ्रॉम माई एक्सप्रेशन प्रॉब्ली कि मैं कहाँ हूँ अभी। उसके बाद फिर वो तीनों को लेकर के, तीनों हो गए। उसके बाद हम लोग वापस आए। फिर मेजर थापा ने बोला कि अभी आप लोग चलो, चौथा हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, वो जो मक्के के खेत थे, अभी तक मैंने यहाँ देखे थे 6-7 फुट के मक्के के खेत, वहाँ 10-10 फुट है। मेरे ऊंचाई से 2 फुट ऊपर, 3 फुट ऊपर, और इतने बड़े बड़े मक्के के खेत हैं। अच्छा, उसके अंदर कहीं है। तो 3 तो मिल गए थे, चौथा नहीं मिल रहा था। तो हम लोग भी थोड़ी देर ढूंढे। फिर हम लोग कमांडर ब्रिगेडियर की सेट की चलो हम चलते हैं। तो देन वी स्टार्टेड गोइंग बैक। हम गाड़ी तक पहुँचे भी नहीं थे कि वायरलेस पे मैसेज आया कि फिर से फायर हुआ है। हमको वी हर्ड दैट फायर। उसको तो मार दिया, द फोर्थ वन, बट उसने जो फायर किया था वो एक सोल्जर के एंकल में लगी गोली। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, कि हम लोग भी वहीं घूम रहे थे। वो सोल्जर कोई भी हो सकता है, वो जिसको लगी, वो या कमांडर या मैं या मेरा कोई भी हो सकता है। वो जो एक्सपीरियंस है, तो अब जब सोचता हूँ उसके बारे में, तो लगता है कि अच्छा वो भी दिन थे।
बट उस वक्त का एक जो जुनून होता है, जोश होता है उसमें, और कुछ मैंने क्या कहा, शुरू हमारी जो बात हुई थी कि एक टास्क है, उसको वो that is करना है finalized. बस, उस वक्त और कुछ नज़र नहीं आता। तो ये मेरा एक वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर वो 2 साल मैंने बहुत कुछ देखा उरी में, ठीक है, वो फिर आदत हो गई। फिर आदत हो गई, हाँ, काइंड ऑफ। एंड उसमें तो उसका एक छोटा सा ये उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि उन 2 साल में जब मैं घर आया, उसके मतलब घर आता था, मेरी श्रीमती जी कहते कि तुम थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हो। आई जनरली हैव बीन वेरी क्वाइट, सॉफ्ट स्पोकन, Calm mind. सोबर, काम माइंड, बट मेरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा था मेरी लैंग्वेज में, मेरे बर्ताव में, मेरे एक्शंस में। शी सेड यू आर नॉट योर सेल्फ। तो जो 2 साल उड़ी में थे, उसके बाद इट टुक मी सम टाइम टू गेट बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ। दैट इज द इनविजिबल कॉस्ट। आई एम गेटिंग गूज बम्प्स, बट दैट इज इनविजिबल कॉस्ट। इफ़ यू रियलाइज कि आप कुछ चेंज हो गए हो, तो समय रहते मुझे समझ में आया, तो आई कुड टेक But I'm सम। sure that a lot of soldiers also get into a mental trauma kind of situation, a depression, जहाँ पे they look all fine from outside, but अंदर से they are like shattered कि ये तो क्या ही हो गया। हाँ, आज- मतलब ये है कि जैसे पेट्रोल जा रहा है, पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, जैसे सियाचिन जैसी जगह या जहाँ पर बहुत सारा स्नो है। अभी स्नो में दिक्कत होती है कि कहीं अगर क्रैवेज है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके साथ चलता हुआ सोल्जर अचानक से अंदर गायब हो गया, Yes. इट्स नथिंग कैन बी मोर ट्रॉमेटिक कि अभी तो साथ में था, अभी कहाँ चला गया। अभी उसको उसमें से उभारना, बाहर, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। But I mean, hearing your stories, मुझे ऐसा लगता है कि this is also the matter of a bit of luck, no? कि आपके आगे कोई निकल गया, कोई इधर से बुलेट निकल गया, कोई आगे अचानक धंस गया, बिल्कुल। कोई माइंड्स में अगर किसी को कोई इंजरी हो गई, बिल्कुल, तो इट्स प्योर क्वेश्चन ऑफ लक एज वेल। बिल्कुल। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, अब आई एम फॉर्चुनेट कि मैं यहाँ हूँ। कभी ऐसा हुआ सर कि आप लगे एक कोई ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर में हुई जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि यार आज तो फंस गए? वो 15 अगस्त 94 इंडिपेंडेंस डे के दिन ही? अरे वो तो तय था हमारा उड़ी हमारे सेक्टर में, मतलब ये तो तय था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ ना कुछ होगा। अच्छा। मतलब होता ही था, और तब तो अक्सर होता था। उस दिन सुबह सुबह उरी में एक छोटा हेलीपैड है, 7 डेड बॉडीज हमने काउंट की, अलग अलग बटालियन लोकेशन से आई वहाँ पर, और उनको उठा के श्रीनगर ले गए वहाँ से 7। और अगले दिन आर्मी कमांडर ने, मतलब ऊपर एक हमारे जो वहाँ जाने थे, तो कमांडर और मैं, हम दो, वी हैड टू गो देयर। तो एक 6 घंटे का रास्ता था जाने के लिए बाय व्हीकल ऊपर पहाड़ों में। तो अभी वो तो ठीक है, जो चले गए 7 लोग, तो अभी हमने वहाँ रुकना तो है नहीं, तो हम अपना कॉन्वा लेके 3 गाड़ियाँ लेके हम चले ऊपर। थोड़ी देर बाद वायरलेस पे मैसेज आया कि अभी जस्ट रुक जाओ एंड टेक पोजीशन, क्योंकि ऊपर एक और आईडी ब्लास्ट हुआ है। और एक जो मिनी ट्रक हमारा 1 टन हम उसको कहते हैं, वो 1 टन को उड़ाया है उन्होंने। फिर 1 घंटा हम वहाँ रुके रहे, फिर ऑल क्लियर हो गया, फिर हम निकले ऊपर। तो पता ये चला कि उन दिनों में ये आईडीज़ नया नया आया था ना, तो किसी ने, जो हमारा जो रक्सैक होता है फौजी का छोटा सा होता है ना, एक रक्सैक वो 1 टन को पकड़ाया कि ये किसी का छूट गया है। अच्छा। और वो फौजी दिख रहा था कि वो आर्मी, तो अब वो सोल्जर को ध्यान दिया नहीं, वो आईडी था। 100 मीटर जाने के बाद आईडी ब्लास्ट कर दिया उन्होंने। वो 1 टन जो थी, आग लग गई और वो नीचे निकल गई खाई में। तब ये हमको अंदाज़ा हुआ कि उनको मालूम था कि कमांडर, और मतलब हमारी एक टोली ऊपर जाने वाले, आर्मी कमांडर ने आना है, तो यहाँ से कोई ना कोई 2 अफसर जाएंगे। तो ये हमको मिलना था, वो पिट्ठू, वो गलती से किसी और को दे दिया। प्रोविडेंस, लक। तो उरी की तो बहुत कहानी है। मतलब एक बार सुबह सुबह 4 बजे एक धमाका सुनते हैं, तो देखा कि सामने वाली पहाड़ी से
2 रॉकेट गए हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारे ऊपर से जाकर के पीछे के नाले में जाके गिरे हैं। तो तैयारी भी ऑपोजिशन में उन लोग भी कड़क ही करते हैं ना, कि मतलब तो क्या हुआ कि तुम लोग आर्मी हो, हम भी टेररिस्ट है, मतलब छोड़ते तो नहीं है तो वो लोग। अभी एनएसजी में जब थे तो हमारा तो ये हमको ये सिखाया गया था कि भाई उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत हाई है, उनके पास इक्विपमेंट भी बराबरी का है, उनका फिजिकल फिटनेस भी अच्छा है, उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है। अभी आपको तय करना है कि आपने उसको मारना है या वो उसको मौका देना है, और उसको मारना है तो कहाँ मारना है। Yeah. ये तो डॉक्ट्रिन था एनएसजी का। बस आप किसी भी टेररिस्ट को कहीं और भी गोली मारो, वो स्टिल आपके साथ और 4-5 को लेके जाएगा, बट अगर एक बार इधर मार दिया तो हेड शॉट इज द ओनली वे टू न्यूट्रलाइज अ टेररिस्ट परमानेंटली। ऐसा, दिस इज हाउ वी वर ट्रेन्ड। वन फाइनल क्वेश्चन सर, जब हम सिविलियंस को कोई भी तकलीफ़ होती है, ओके, तो हम लोग हमेशा ऊपर वाले की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ देखते हैं। जैसे इंडियन आर्मी, चाहे आप किसी भी धर्म को क्यों ना माने, हाउ स्पिरिचुअल आर दे, मतलब पूजा पाठ ये सब या जो भी है उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हर यूनिट में एक सर्वधर्म स्थल हम जिसको कहते हैं एक होता है, जहाँ जगह ज़्यादा है वहाँ पर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च सभी इकट्ठा बनाते हैं वहाँ पर। जहाँ जगह नहीं है तो वहाँ एक ही बिल्डिंग है, एक ही बैरक है, उसके अंदर मंदिर भी है, उसी के अंदर छोटा सा चर्च का कोना है, छोटे से मस्जिद की जगह है, बना के रखते हैं हम। हर यूनिट में एक रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु अच्छा, पोस्टेड होता है। ओहो, क्या बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर वो उस यूनिट में मुस्लिम लोग ज़्यादा है तो वहाँ मौलवी होगा, अच्छा या जैसे पंजाब या सिख रेजिमेंट है तो वहाँ ग्रंथी होगा। अच्छा। जो बाकी यूनिट्स है वहाँ पर पंडित, जो हिंदू पंडित वो होंगे। और जैसे लेह लद्दाख, जैसे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो है, उनके पास लेह लद्दाख के लोग भी होते हैं, तो वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क भी होते हैं। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा कि दे have- कम लोगों को पता है, क्योंकि पूना में हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो ऐसे पढ़े लिखे, मतलब जो इस विषय में माहिर हैं, ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है एज रिलीजियस टीचर इस वैकेंसी में। उनका काम है उस सर्वधर्म स्थल का रख रखाव, और ऑल्सो डू अ बिट ऑफ काउंसलिंग, कि जो भी सोल्जर, अभी ऐसा ना कि जो सैनिक है, कई लोग जो है अपने परिवार से दूर हैं। अभी वो ज़माना गया है जब घर में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, चिट्ठी आने में 10 दिन लग रहे हैं। अभी तो मोबाइल फ़ोन हाथ में है, छोटी सी उंगली में चोट लग गई बच्चे को तो वो तो तुरंत फ़ोन आता है कि चोट लग गई है, 1 मिलीमीटर खून बह गया, जो भी। तो सोल्जर जो सैनिक है एकदम से डिस्टर्ब होना लाजमी है, लेकिन कई बार सीरियस प्रॉब्लम्स भी होती है। तो वो धर्मगुरु का काम है उसको बैठ के शाम को, ही इज़ अवेलेबल, वो मंदिर में वहाँ है, किसी को जाके तकलीफ़ है जाके बात कर सकता है उससे, थोड़ा सा बेसिकली एक मन हल्का करने के लिए कोई चाहिए तो वो। और वो सर्वधर्म स्थल जो है, मंदिर जो है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांति होती है। एक्चुअली आप किसी भी ऐसी जगह जाओ तो आपको एक थोड़ी सी पीस ऑफ पीस ऑफ माइंड माइंड मिलता है। तो वो जगह ठीक जगह है जहाँ पर आप बैठ करके बात कर सकते हैं। बात नहीं भी करनी है तब भी वहाँ बैठ करके आप आधा घंटा कुछ मत करो, जस्ट बी विथ योर सेल्फ। तो वो एक सिस्टम है। और दूसरा, फिजिकल हेल्थ ऑब्वियस चाहिए, मेंटल हेल्थ हमने पहले बात की। तीसरा है स्पिरिचुअल हेल्थ, कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे काम का हिस्सा है। मेरा कर्तव्य यही है कि मेरा धर्म की रक्षा करना। धर्म मतलब मंदिर मस्जिद नहीं, क्षत्रिय धर्म निभाना है। धर्म क्या है? एक किसी हिस्से की रक्षा करना। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो बताया गया था कि ये तुम्हारा धर्म, यह है एक योद्धा का धर्म है, वो निभाना है। सामने कौन है उससे इररिलेवेंट है वो, इररिलेवेंट है वो। ये जो है, इसकी वजह से जब भी जैसे इनकाउंटर्स होते हैं, जिसको PTSD बोला जाता है, पोस्ट जो PTSD, ये नई टर्म आई है कि भाई
अक्सर लोगों पर असर पड़ता है। किसी को भी मारना, जान से किसी की जान लेना इज द टफेस्ट थिंग लाइक दिस। इट कैन डिस्ट्रॉय यू मेंटली। तो यू टू डिटैच, क्योंकि आपने जो किया वो आपके प्रोफेशन का हिस्सा था और वो वहीं छोड़ के आना है आपको। उसको आप साथ में, वो गिल्ट को लेके नहीं चलना है। गिल्ट आप लेके चल पा रहे हो बिकॉज आप जिंदा हो। सामने वाले ने अगर पहले काम कर दिया तो आपको गिल्ट रखने की आप होते ही नहीं यहाँ पर। सो यू हैव टू, इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सो ये बेसिकली। सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि हम लोग ये पंजाब रेजिमेंट देखते हैं, मराठा रेजिमेंट देखते हैं, राजस्थान रेजिमेंट देखते हैं, गुजरात रेजिमेंट नहीं है। तो ये इनका इनिशियल फॉर्मेशन कैसे हुआ था एंड हाउ वेर दिस रेजिमेंट्स नेम्ड? ब्रिटिशर्स दे रियलाइज्ड, जो ब्रिटिशर्स यहाँ इतने साल राज करके गए, हिंदुस्तान भारत में ऐसी कुछ एक रीजन्स हैं, ऐसे प्रांत हैं जहाँ के जो लोग हैं वो लड़वैये हैं, लड़ाकू नहीं, लड़वैये हैं। जैसे पंजाब है, राजस्थान है, वो क्यों लड़ना जानते हैं? क्योंकि उन पर हमेशा आक्रमण वहीं से आया है। तो इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर, उनके सिस्टम में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो है। तो इसलिए राजपूताना राइफल हो गया, राजपूत हो गया, पंजाब हो गया, सिख लाइट इन्फेंट्री हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर राइफल हो गया। ये तो हो गया उधर का बात। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं। अभी महाराष्ट्र में मराठास हैं, वो भी एक लड़वैया कौम है, एक चंक ऑफ पीपल जो लड़ना जानते हैं। मद्रास में जाओ, वहाँ पर भी लोग हैं जो लड़ना जानते हैं, लड़ना चाहते हैं, लड़ना जानते हैं। उनकी गद काठी लड़ाई के लायक है। वो हो गया। अभी कुछ यूनिट्स जो है वो नई बनी है। कब बनी? जब हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया और देश बना, तो जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे उनकी अपनी अपनी, उन सबके पास सेना थी। तो ऐसी जो सेना थी वो उनको चॉइस दिया गया कि भैया तो आप उसका विलय कर दो या उनको हमारे मेन इंडियन आर्मी के साथ जोड़ दो। तो जैसे अपने गायकवाड्स का है, उनके पास जो थी उनको मराठा लाइट इन्फेंट्री में कन्वर्ट कर दिया। दे विलिंगली वेंट देयर। वैसे तो वैसे वो एक एक रीजन बेस्ड रेजिमेंट्स बनती गई। एक और बात यह कि हमारे पास डाइवर्सिटी इतनी है। जैसे सदर्न इंडिया में लोग चावल खाते हैं, नेचुरली सैनिक भी चावल पसंद करते हैं। उनको आप गेहूं की रोटी पराठा दो तो नहीं, उनको पसंद नहीं आएगा। सिमिलरली आप राजस्थान में जाओ तो वहाँ चावल नहीं खाते। तो इसलिए वो, अगर एक राजपूत रेजिमेंट है उसके अंदर अगर हम चावल भरना शुरू करेंगे तो नेचुरली दे वोंट लाइक इट। सो एक जैसे लोगों की इसलिए टोली बनना आसान होता है। उनकी एक जैसी सोच है, एक जैसे रहन सहन है, एक जैसा खाना है, सब कुछ एक जैसा है, उनका कल्चर एक जैसा है। तो वो जो एक टीम बिल्डिंग होती है, दैट इज बेटर। गुजरात में जितने भी राजा थे उनके पास अपनी, जैसे गायकवाड़ ने अपनी मराठा लाइट में कन्वर्ट कर दी, वैसे और कोई सेना ऐसी नहीं थी किसी के पास शायद एट दैट टाइम। एंड सेकेंडली गुजरातीज आर नोन एज व्यापारी, मोर ऑफ अ बिजनेस माइंड, ट्रेडर्स। लड़ाई में उनको शायद कभी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने ट्रेड करके अपना वर्चस्व जमाया। तलवार के बदले उन्होंने ये किया। ऐसा नहीं कि नहीं है। अब सौराष्ट्र के कितने लोग हैं हमारे पास, कई जनरल्स थे। तो ऐसा नहीं कि नहीं है। गुजरात से भी कई सीनियर, मतलब सेना में कई लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं। बट जितना बाकी लोग दिखते हैं उतना नहीं है। करेक्ट। कॉन्ट्रीब्यूशंस अलग अलग है देश की, अलग अलग किस्म। हाँ, देश, नेशन बिल्डिंग इज डन बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कर्नल मिलिंद गोगटे। आई रियली अप्रिशिएट। मुझे बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन चाहिए था और मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरा खुद का पॉडकास्ट स्टूडियो बनेगा, स्पेशली ऑन 2611 एंड ICA 814 एंड द NSG कमांडोज, इन सारी इन्फॉर्मेशन मैं लूँगा। एंड ऑल्सो आई न्यू दैट नॉर्थ ईस्ट इज़ मोर ब्रूटल देन कश्मीर। बट थैंक यू सो मच। आई होप यू हैड अ गुड टाइम एज वेल। आई एंजॉयड दिस एंड मुझे अभी यूनिफॉर्म छोड़ करके 8 साल हो गए। हाँ। और जैसे गुजरात में इतनी बात होती नहीं है फ़ौज के बारे में, तो आई कुड रीलिव
those days, those memories, Those those good memories. years spent for India. India. Lovely. For myself, I mean, my growth, I have evolved. मैं क्या था और मैं अभी क्या हो गया हूँ, ये मुझे मालूम है, मेरे परिवार को मालूम है, and I have changed for better. I have evolved for better. Lovely, lovely, lovely. I wish you all the very best. So thank you thank very you so much. much Thank you for very giving your much, time. Ashish. Thank you. And Thank I you. enjoyed. Thank you. Thank you. Thank you.